हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंस को देखा था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग के सिद्धांत क्या हैं। ठीक, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिनके तहत हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है? दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट मतलब कॉन्डक्ट की एग्जैक्ट हिंदी अगर हम समझें तो हमारा व्यवहार, हमारा तरीका। ठीक, कि वो रूल्स, वह नियम जो हमारे एक्शन और हमारा व्यवहार, मतलब हमारे एक्शंस मतलब हमारा कार्य और हमारा व्यवहार को विच आर एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पूरे विश्व में अकाउंटेंट्स द्वारा जो नियम फॉलो किए जाते हैं। ठीक, पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी अकाउंटेंट हो, अगर वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है तो वो कुछ नियम को फॉलो करेगा और उसी सेट ऑफ रूल्स को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, इसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक चीज होती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक, आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जनरल आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। ठीक, अगर इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझें तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का क्या मतलब है कि देखिए, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ हमेशा साउथ होगा। ठीक, नॉर्थ के राइट में आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट में आपका वेस्ट होगा। ठीक, ये हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्शन की। कुछ भी हो जाए, दिशाएं इसी तरह रहेंगी। तो ये क्या है? ये डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, उसकी समझ है। ठीक, अर्थ गोल है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ है, ये हमें इसी तरह मान लेना है। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल नियम है जिसको कई सारे साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया और हमें उसी को उसी तरह से मानना होता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? जनरल आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स। ठीक, देखिए, कुछ नेसेसरी एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशन का क्या मतलब है? अनुमान। ठीक, कुछ नेसेसरी अजम्पशंस होते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन होती है और पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब भी रूल्स ही होता है। ठीक, पोस्टुलेट का मतलब भी रूल्स ही होता है। ठीक, कुछ नेसेसरी ऐसे अनुमान होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं और कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको अकाउंटिंग में हमें मान लेना होता है और उसी पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं कितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। टोटल हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में 9 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पहला क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्रियल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक, टोटल 9 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। हम इन सब कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है? सेपरेट मतलब विभिन्न, एक दूसरे से अलग अलग, भिन्न। ठीक, अलग अलग। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक, यूनिट मतलब कोई भी इकाई। ठीक, तो सेपरेट एंटिटी क्या कहती है? मतलब अलग अलग इकाइयां, अलग अलग यूनिट्स। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है महेश। ठीक, और महेश ने एक दुकान खोली, महेश स्टेशनरी नाम की। तो महेश, ठीक, महेश और मान लीजिए उसकी दुकान का नाम है MSM स्टेशनरीज। तो महेश और महेश स्टेशनरीज दोनों अलग अलग एंटिटीज होंगे, दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। महेश स्टेशनरी से उसका पैसा अपने पर्सनल कार्य के लिए खर्च नहीं कर सकता, भले वो उसका ओनर है, भले वो उसका प्रोपराइटर है। ठीक, पर महेश एंटिटी
जो महेश है वो एक सेपरेट एंटिटी है, महेश स्टेशनरी एक सेपरेट एंटिटी है, और महेश अपने पर्सनल कार्यों के लिए महेश स्टेशनरी से पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर महेश ने महेश स्टेशनरी में पैसा लगाया है तो वो या तो कैपिटल के फॉर्म में लगाया है या लोन के फॉर्म में लगाया है, और अगर महेश स्टेशनरी से महेश पैसे लेता है तो वो या तो सैलरी के फॉर्म में लेगा या लोन का रिइंबर्समेंट लेगा, पर वो ऐसे ही बिना किसी एंट्री के उस पैसे को यूज नहीं कर सकता है। ठीक, ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो आपको इसको मान के चलना पड़ेगा। ठीक, देयर इज अ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब पहले से मान लिया जाता है, प्री एजम्पशन पहले से अज्यूम कर लिया जाता है, अंडर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट एज फार एज ओनर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस का ओनर और स्वयं बिजनेस, ये दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटी होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं और अलग अलग एंटिटी होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक, अगर होता है ओनर द्वारा तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन उसका होता है, वह बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है, वह उस ओनर का अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसा मैंने एग्जांपल में लिया, अगर महेश है और महेश स्टेशनरी है और महेश अगर कोई पैसे खर्च करता है तो वो महेश का खर्च माना जाएगा, ना कि महेश स्टेशनरी का। अगर स्टेशनरी के लिए कोई सामान आता है तो महेश स्टेशनरी का खर्च माना जाएगा, ना कि महेश का। महेश अपने पर्सनल काम के लिए महेश स्टेशनरी के नाम से खर्च नहीं कर सकता, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को उसमें नहीं डाल सकता। ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटीज होते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज एन अकाउंटेंट। ठीक, आप हमेशा किसी भी बिजनेस का अगर आप वो कर रहे हैं, अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये मानते हैं कि यह बिजनेस जितना भी फ्यूचर हम देख सकते हैं, जो भी फ्यूचर है उस फ्यूचर तक, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा और ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, इसकी कोई एंड डेट नहीं होगी। हम ये अज्यूम करके ही इसमें उस बिजनेस की अकाउंटेंसी करते हैं। द अजम्पशन इज दैट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसिएबल फ्यूचर विदाउट द नीड और इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उसके इरादे, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू लिक्विडेट द एंटिटी एंड इट विल रिलीज इट्स एसेट टू सेटल इट ऑब्लिगेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, जहां तक फ्यूचर हम सोच सकते हैं वहां तक यह बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और लिक्विडेट का क्या मतलब है? लिक्विडेट शब्द आता है लिक्विड से, लिक्विडेट, हम जब लिक्विडेट की बात करते हैं तो इसका मतलब अपने सामान को बेचकर कैश लेना। ठीक, तो कभी किसी सामान लिक्विडेट करना मतलब कंपनी या बिजनेस को बेच के उससे पैसे नहीं लेगा, या अपने किसी भी एसेट को रिलीज करके, ठीक, किसी भी एसेट को बेच करके अपने ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब लोन्स, ठीक, अपने लोन्स को नहीं खत्म करेगा। ठीक, सीधी सीधी सिंपल बात कि जहां तक भी फ्यूचर है, जहां तक हम फ्यूचर देख सकते हैं, वहां तक यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी अपने बिजनेस को बेच के उससे आए पैसे के द्वारा लोन चुकाने की नौबत नहीं आएगी, बिजनेस ऐसे ही फलता फूलता बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले दिन से पढ़ाया जा रहा है कि हर चीज को पैसे के रूप में ही लेजर में या आपके जर्नल में लिखा जाता है। ठीक, तो हर चीज को पैसे के रूप में लिखा जाता है। जैसे महेश ने महेश स्टेशनरी खोली, उसको खोलने के बाद महेश ने एक कंप्यूटर खरीदा, एक टेबल खरीदा, 2 चेयर खरीदी, कुछ रैक्स खरीदी, कुछ अलमारियां खरीदी। तो ये सब क्या है? महेश स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं। पर क्या हम लेजर में उस एक्सपेंसेस को महेश स्टेशनरी के लिख सकते हैं कि 2 कुर्सी, 1 मेज, 1 कंप्यूटर, 2 अलमारियां? तो उसमें क्या होगा, आप जो भी चीजें, जो भी अपने एसेट्स खरीद रहे हो, उस एसेट्स को पहले आप मनी के फॉर्म में उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको मनी में मेजर करेंगे और फिर उसको अपने लेजर में, अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज रुपीज एंड पैसाज इन इंडिया। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द इनकम, पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस, purchase and sale of are monetary transactions and therefore recorded in the books of account। ठीक, कुछ भी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, उसकी कोई भी रसीद होती है, सेल होता है, परचेज होता है, ये सब क्या होता है? मॉनेटरी होता है, मनी के फॉर्म में होता है और उसको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। द assumption under which
under money measurement concept enable us to have a common measure in terms of money for all the transactions, assets and liabilities which to facilitate the preparation of financial statement. ठीक, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। ये जो भी एसेट्स हमने खरीदा है इसको मनी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं कि 10,000 का कंप्यूटर खरीदा, 5,000 की मेज खरीदी, 2,000 की कुर्सियां खरीदी, 5,000 की अलमारियां खरीदी। इस तरह से हम उसको मनी के फॉर्म में पहले मेजर करते हैं और फिर उसको अपने ट्रांजैक्शंस में, अपने लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम अकाउंटेंसी करते हैं उसको हमें एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करना होता है। जैसे गवर्नमेंट द्वारा होता है कि आपको हर चीज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच का, आपको इसके बीच का बैलेंस शीट बनानी होगी और इसके बीच के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा और इसी टाइम पीरियड के बीच में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके जितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसके एंड में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रहता है और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की देखनी होती है। ठीक, ऐसा नहीं कि जब से बिजनेस खोला तब से हमारा चलता चला जा रहा है, तो इससे तो आपका कभी प्रॉफिट और लॉस निकल ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए मंथली, कुछ लोग मंथली प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो कहता है कि आपको हर ईयरली इसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी चीज हम एसेट अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, जो भी हम अपने रिसोर्सेस खरीदते हैं, चाहे हम जैसे अभी महेश स्टेशनरी बनाने के लिए कंप्यूटर खरीदा, टेबल चेयर खरीदा, सब कुछ खरीदा, उसमें अंदर रखने के लिए रॉ मटेरियल्स, बुक, कॉपीज, पेन, स्केल, पेंसिल, ये सब चीज़ें खरीदी होंगी बेचने के लिए। तो जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जब उसको हम मेजर करते हैं तो उसे जिस दिन, जिस रुपए में हमने खरीदा था उस रेट के हिसाब से मेजर किया जाता है, ना कि करंट मार्केट रेट के हिसाब से। ठीक, एज पर दिस कॉन्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर। ठीक, जितना प्राइस आपने उसको खरीदने के लिए, एक्वायर मतलब हासिल करना। ठीक, एक्वायर का मतलब है हासिल करना, जितना किसी चीज को लेना। ठीक, तो जितने में आपने उस चीज को खरीदा है, आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको उतने का ही आप जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और उसमें आप ये भी ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब ऊपर से लगा हुआ पैसा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन सब चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इतना पैसा मुझे लाने ले जाने में लगा, इतना इसको लगवाने में लगा, इन सब चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हैं और आज के मार्केट प्राइस से नहीं उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? चलिए बहुत सिंपल बात, मान लीजिए कि महेश स्टेशनरी ने 1 लाख रुपए उसके पास था। ठीक, महेश स्टेशनरी के पास 1 लाख था। उस 1 लाख रुपीज में उसने कुछ पेन खरीदे, कुछ कॉपीज खरीदी, कुछ पेपर खरीदा, कुछ बहुत सारी चीज़ें खरीदने जो स्टेशनरी में रखी जाती है, स्केल, पेंसिल, रबर, ये वो खरीदा। और जिस समय उसको खरीदा उस समय उसका कॉस्ट 50,000 था। ठीक, फिर मान लीजिए उसने 1 अप्रैल वाले दिन इतने 50,000 रुपए में ये चीज खरीदी थी। अब पूरे साल महेश उसको बेचता गया और इस 50,000 रुपए के सामान को उसने मान लीजिए 60,000 रुपए में बेच दिया। ठीक, अब बात आई हमें 31 मार्च को ये सेटलमेंट, अपना ये बैलेंस स्टेटमेंट बनाने की। अब करंट मार्केट रेट के हिसाब से मान लीजिए हर चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, पेपर का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया और महेश ने अपना बैलेंस शीट बनाना शुरू किया। अब बैलेंस शीट अगर वो करंट मार्केट रेट के हिसाब से बनाएगा तो यहां पे पता चला कि जो सामान उसने 50,000 में खरीदा था एट द टाइम ऑफ एक्वायर, वो 50,000 का था, आज उन सबका रेट बढ़ चुका है और वो सब रेट हो चुका है 70,000 रुपए। ठीक, तो महेश जब अपनी बैलेंस शीट बना के तैयार करेगा तो पता चलेगा कि उसने 70,000 का सामान खरीदा था और 60,000 में बेच दिया। तो महेश को तो 10,000 का, बैलेंस शीट के अनुसार महेश को 10,000 रुपए का नुकसान दिखाएगा। पर क्या सच में महेश को नुकसान हुआ है? नहीं,
महेश को तो 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय उसने खरीदा था, उस समय तो ये सामान 50,000 का ही था, हो सकता है आज मार्केट रेट से वो बढ़ चुका हो। तो इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप जो भी चीज है उसकी प्राइस जब आपने उसको एक्वायर किया था उसके हिसाब से जोड़ते हैं, ना कि करंट मार्केट रेट के हिसाब से। ठीक? फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स एक्सेट्रा आर टेकन इन द रिकॉर्ड ऑफ द प्राइस पेड टू एक्वायर देम, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक? जिस समय आपने खरीदा था उस समय के कॉस्ट के हिसाब से ही आप उसको अपने ट्रांजैक्शंस को अपनी लेजर बुक में रिकॉर्ड करेंगे और उस कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ठीक? इसको एक्चुअली एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक? इस फॉर्मूला को यहां नीचे है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन को ट्राई करता हूं कि मैं और जूम करूं सिर्फ इस फॉर्मूला को दिखाने के लिए। ठीक है? अब मैं समझ सकता हूं कि शायद अब आपको फॉर्मूला अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर है? देखिए, ये फॉर्मूला कहता है, व्हाट हैपेंड, चलिए, ठीक, ये फॉर्मूला कहता है कि एसेट इज इक्वल्स टू ओनर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट क्या हो गई? आपकी नेटवर्थ, आपके जेब में कितना पैसा है, आपके पास टोटल कितना पैसा है, कितनी आपकी संपत्ति है इस समय करंट में। कैपिटल, इसका मतलब है यह आपकी एक्चुअल संपत्ति। ठीक? यह आपका अपना रिजर्व फंड, आपका अपना ओनर का फंड। और लाइबिलिटीज मतलब लोन। बड़ा सिंपल, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, महेश ने स्टेशनरी खोली, महेश के पास 1 लाख रुपए था। महेश का भाई था सुरेश से महेश ने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक? तो महेश के पास कितने हो गए? 1 लाख अपने, 1 लाख लोन के। ठीक? तो अगर महेश की जेब में देखा जाए तो महेश के जेब में 2 लाख रुपए है। ठीक? अगर महेश की जेब खोल के देखी जाए तो महेश की जेब में कितना है? 2 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए महेश का अपना कैपिटल है, अपना रिजर्व फंड है ओनर का। ठीक? और 1 लाख रुपए का महेश के सर पे लोन है। क्लियर है यहां तक? ठीक? यहां तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर महेश स्टेशनरीज में, टोटल महेश स्टेशनरी का एसेट कितना हो गया? 2 लाख रुपए का। ठीक? जिसमें से 1 लाख रुपए महेश अपना है और 1 लाख रुपए का उसके ऊपर लोन है सुरेश का। ठीक? अब अगर महेश स्टेशनरी मान लीजिए 10,000 रुपए कमाती है, महेश स्टेशनरी अगर 10,000 रुपए कमाती है, प्रॉफिट होता है, तो या तो महेश के पास 10,000 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल में 10,000 रुपए बढ़ जाएगा, या लोन में 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है। 2 लाख रुपए था, 2,10,000 हो गया। चाहे तो महेश उसको अपने पास रख ले तो उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा, या चाहे वो सुरेश को दे दे तो उसका लोन 10,000 रुपए से माइनस हो जाएगा। ठीक है? सेम चीज अगर 10,000 रुपए का नुकसान हो जाता है महेश को, ठीक, तो या तो उसका कैपिटल 10,000 रुपए से कम हो जाएगा या लोन जो है 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो हर एंट्री का, प्रॉफिट हो या लॉस, उसका डबल जो है इफेक्ट पड़ता है ट्रांजैक्शन पे। ठीक है? फॉर्मूला हमने देख लिया है, अब हम फिर से इसको छोटा करके समझते हैं। ठीक? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है? इससे पहले इसके ऊपर से चीजें हटा ली जाएं, जस्ट टू मेक इट मोर विजिबल। ठीक है? ऑल एंटिटीज ओन एसेट। कोई भी एंटिटी हो वो क्या करती है? एसेट्स को ओन करती है।
ठीक है, कोई भी एंटिटी हो कि कुछ एसेट को ओन करती है, वो क्या होता है, वो दो तरीके से, जो भी मैंने जैसे अभी मैंने फॉर्मूला से बताया है कि वो जो भी एसेट होता है वो क्या होता है, या तो वो अपना होता है या लोन द्वारा लिया होता है। ठीक है, तो यहां पे यही चीज कही जा रही है। तो एट एनी पॉइंट द एसेट विल बी इक्वल टू द क्लेम। ठीक, ओके, it may thus be concluded that each and every transaction a business entity enters into has a dual effect। जैसा मैंने बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो बढ़े या घटे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका डुअल इफेक्ट मतलब डबल इफेक्ट होता है। एवरी इंक्रीज इन द मनी ओड टू अदर देयर हैज बीन एन इक्वल इंक्रीज इन एसेट और लॉस। ठीक, अगर जितनी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, यहां पे एवरी विथ एवरी इंक्रीज इन मनी ओड टू अदर्स, ठीक, जितना भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक, ओड टू अदर्स मतलब आपने दूसरे को देना है, देयर हैज टू बी इक्वल इंक्रीज इन एसेट, एसेट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटी मिला के ही एसेट बना हुआ है। अगर लाइबिलिटी, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आपने लोन ले रखा था, 2 लाख रुपए आपका था, तो टोटल आपका एसेट कितना हो गया, 12 लाख रुपए का। अगर आप जिस दूसरे को ओ करने का मतलब है OW, ये जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं OWED, ओड मतलब लोन बढ़ाना, उधार। तो जितना भी आपका अगर उधार बढ़ेगा, उधार मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए का उधार और ले लिया, ठीक, तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, यहां भी 2 लाख रुपए और बढ़ जाएगा, 14 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक, इंक्रीज इन द एसेट और लॉस। ठीक, इसको इसी सिचुएशन, इसको इसी फॉर्मूला से सपोर्ट किया गया है। ठीक है, डुअल कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला ही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप इस फॉर्मूला को समझ गए तो आप सब समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। एक्यूरियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ठीक, अभी तक हमने कैश सिस्टम में ये समझा था कि जब भी आपको पेमेंट रिसीव होगी, आप तुरंत उसको अपने लेजर पे उस डेट पे चढ़ा लेंगे कि इस डेट पे हमें ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, उस डेट पे आप उतना पैसा चढ़ा देंगे। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिला, तो आप अपने ट्रांजैक्शन को 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए कि आपको 2 अप्रैल को 10,000 रुपये मिला, तो आप तुरंत वहाँ पे 2 अप्रैल को 10,000 रुपये चढ़ा देंगे। ठीक, अभी इसके जस्ट पहले हमने जो पढ़ा था टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, तो टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपको एक टाइम पीरियड तय होता है और इसी के बीच में आपको अपना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके अपना प्रॉफिट लॉस बनाना होता है। ठीक, समझ में आया? बट अगर मान लीजिए एक सिचुएशन, एक एग्जांपल लेते हैं कि महेश स्टेशनरी है, ठीक, उसने 1 लाख रुपए का टोटल सामान खरीद रखा है। 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए का उसने सामान बेच दिया और 20,000 रुपए का सामान उसके स्टॉक में पड़ा हुआ था। ठीक, एग्जैक्ट 31 मार्च वाले दिन कोई उसका फ्रेंड आता है और 20,000 रुपए का जो उसका सामान बचा हुआ है वो 31 मार्च को लेके चला जाता है, कहता है यार मुझे उधार दे दो, मैं अगले दिन पैसा दे दूंगा। ठीक, तो 31 मार्च को 20,000 रुपए का वो सामान लेके चला गया और सामान ले जाने के बाद 1 अप्रैल वाले दिन उसने 20,000 रुपए को भिजवा दिया और आ गया। अब अगर महेश उस 20,000 रुपए की एंट्री 1 अप्रैल वाले दिन करेगा, ठीक, तो जब वो अपना स्टेटमेंट बनाएगा, जब वो अपना बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो तो बैलेंस सिर्फ 31 मार्च तक का बनाएगा, 1 अप्रैल तो अगले साल बनेगा। तो यहां पे क्या होगा कि महेश ने, क्योंकि 31 मार्च को सामान तो महेश के यहां से चला गया, ठीक, सामान तो महेश के यहां से चला गया, तो ये देखा जाएगा कि महेश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया। फिर जब कैश का इनफ्लो देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि उसके पास 80,000 रुपए ही इस समय बचा हुआ है। 20,000 रुपए तो उधार में गया था जो कि उसको आया, उसको मिला, बट 1 अप्रैल को ही मिला, एक ही दिन बाद मिला, पर वो तो हम अगले साल, अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसको कैलकुलेट करेंगे, इस अकाउंटिंग पीरियड में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक्यूरियल कॉन्सेप्ट से। एक्यूरियल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन सामान बिका है, जिस दिन उसकी रसीद कटी है,
अगर आपकी रसीद 31 मार्च की कटी, उस रसीद के आधार पर आपका सामान बिक गया है, उसका पेमेंट भले आपको बाद में होता है, पर जब भी पेमेंट होगा आप उस पेमेंट को उसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन की आपकी रसीद कटी हुई है। इसका मतलब है कि महेश उस 20,000 को 31 मार्च वाले दिन ही रिकॉर्ड करेगा, जिससे अगर प्लस 20,000 की और वो रिकॉर्ड कर दे तो 1 लाख हो जाएगा, जिससे उसका लॉस नहीं दिखेगा और उसको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि जो हम लोग कैश सिस्टम जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, उसमें एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता था, तभी होता था जब आपको एक्चुअली में पेमेंट रिसीव हो जाती थी। ठीक, बट जो एक्यूरियल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंस नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड और इनक्योर्ड respectively, not with the standing fact whether the money is actually received or paid in this regard। इसका मतलब है कि जिस भी दिन की रसीद कटी, ठीक, जिस भी दिन वो सेल परचेज हुआ, आपको भले उस ट्रांजैक्शन का पैसा उस समय मिला या नहीं मिला, अगर आपको बाद में भी मिलेगा तो आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने सेल किया है, उस कैश को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जिस दिन आपको एक्चुअली में कैश मिला है उस दिन। ठीक है, जिस दिन आपने बिक्री की है उस दिन के रिकॉर्ड में करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब लास्ट 2 बचा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए महेश स्टेशनरी है, उसने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। ठीक है, अब इस 1 लाख के सामान को वो बेचेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तरफ है आपकी इनकम और एक तरफ है आपका एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया है। ठीक, इनकम का मतलब है कि ये धीरे धीरे सामान बिकता जाएगा। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का उसने सामान बेचा, मतलब खरीदा था। अब पहले उसने 10,000 का सामान बेचा, फिर उसने 20,000 का सामान बेचा, फिर उसने 30,000 का सामान बेचा, ऐसे वो बेचते चला गया। तो जितना भी अर्निंग, मतलब जितना भी एक्सपेंस उसने किया है, उसके बिहाफ पे जो भी इनकम हो रही है, ये दोनों आपस में मैच होती रहनी चाहिए। ठीक, समझ में आया? जैसा अभी हमने एक्यूरियल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अगर एक्यूरियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना चलते तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी ना आता। जैसा कि पुराना एग्जाम्पल था, परचेज तो 1 लाख का किया था, बट सेल 80,000 की ही होती, 20,000 का सामान क्या होता, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में चला जाता। ठीक, बट इस अकाउंटिंग पीरियड में तो वो लॉस ही दिखाता, तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो ना हो पाता। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी इनकम आपने, मतलब जितना भी एक्सपेंस किया है बिजनेस के लिए, उसकी मैचिंग आपको इनकम बनाते रहनी पड़ेगी। द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एन आउटकम ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। एक्यूरियल कॉन्सेप्ट का ही ये एक आउटकम लिया गया है। जो भी रेवेन्यू आप अर्न करते हैं या जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, वो दोनों ही चीज सेम अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए। समझ में आया? जैसा कि पहले मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं और जो भी आपने उसके पीछे का एक्सपेंस किया हुआ है, वो दोनों एक ही अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। ठीक, इट इज नेसेसरी दैट द कॉस्ट incurred are matched with the revenue earned by the entity during that accounting period। जो भी आपने कॉस्ट लगाया है और उसका जो भी रेवेन्यू निकल के आया है, वो दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड से मैच होना चाहिए। समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? यही है मैचिंग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है? लास्ट पॉइंट है ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी रेवेन्यू है आपका, ठीक, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि अगर हम इसी एग्जांपल में बात करें, ठीक, मान लीजिए इस दिन सेम एग्जांपल लेते हैं, 31 मार्च वाले दिन कोई एक व्यक्ति आया और महेश स्टेशनरी से बोला कि 20,000 रुपए का मुझे सामान दे दो, मैं पेमेंट अभी भिजवाता हूँ। पेमेंट 1 अप्रैल को भिजवाया। ठीक, जब वो पेमेंट आएगी, ठीक, जब वो पेमेंट आएगी तो वो 31 मार्च वाले दिन ही रिकॉर्ड होगी। हमारा एक्यूरियल कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी सेम यही चीज़ कहता है।
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसी को पलट के कहता है कि मान लीजिए इस दिन कोई 31 मार्च वाले दिन आदमी आता, वो 20,000 का सामान ले ना जाता, आपको ऑर्डर प्लेस कर देता कि महेश भाई ये सामान 20,000 रुपए का तुम तैयार रखना, मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा। आपने सामान तैयार रखा है 31 मार्च के दिन ही, पर वो 31 मार्च को लेने ही नहीं आया, वो आया 1 अप्रैल को लेने। भले उसने पैसा आपको दे दिया एडवांस, ठीक, आपको एडवांस दे दिया 10,000 रुपए कि ये पकड़ो यार 10,000 रुपए, तुम इसको रखो, मैं आऊंगा ले जाऊंगा शाम तक। वो शाम को नहीं आता है, वो 1 अप्रैल के दिन आता है, और वो 1 अप्रैल मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड लग गया आपका। वो 1 अप्रैल वाले दिन आता है, 10,000 रुपए और लेता है और सामान आपके यहां से लेके जाता है। तो इस केस में ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल वाले दिन रिकॉर्ड होगी, ना कि 10,000 जिस वो दे के गया है अगर 31 मार्च को, तो उस दिन। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्चुअल जब हमें पैसा मिल जाता है और एक्चुअल जो हमारी रसीद कटती है उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ना कि जिस दिन हमें ऑर्डर मिला है उस दिन। ठीक है, यही ये बात कह रहा है कि रेवेन्यू नीड टू बी अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। ठीक, जब वो एक्चुअली में आपको मिल गया है, सामान आपकी रसीद कट गई है और एक्चुअली पैसा हाथ में आ गया है, ठीक, और इट इज सर्टेन दैट द रेवेन्यू विल बी रियलाइज, या विल बी रियलाइज मतलब सर्टेन कि मतलब आपको कोई चेक दे दिया गया हो कि हाँ इस दिन आपको चेक मिल गया है। ठीक, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैश is not necessary. What is important is that the organization should be legally entitled to receive the amount of the services rendered। ठीक है, वही मतलब सेम चीज है कि लीगली आपको चेक मिल चुका हो, सकता है आपको कैश ना मिला हो, आपको चेक मिल चुका हो। रेवेन्यू इज सेड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द कैश हैज बीन रिसीव्ड और राइट टू रिसीव कैश ऑन द सेल ऑफ द गुड और सर्विसेज और बोथ हैज बीन created. It means that the selling of good is realization, whereas रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वही आपकी बुक भी कह रही है कि अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है तो मतलब वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है आपके गुड्स का, आपको कैश रियल में नहीं मिल रहा है। अनलेस एंड अनटिल आपको कैश रियल में मिले या कैश ना मिले, चेक ही मिले। चेक का क्या मतलब है? इट्स अ लीगल टेंडर टू पे यू। ठीक, अगर कोई आपको चेक दे देता है तो लीगली बाउंड होता है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक, इट्स अ लीगल टेंडर टू पे यू। तो आप एक्चुअल में उस दिन रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस, ना कि उस दिन जिस दिन आपको उसका ऑर्डर मिला। इसी के साथ आपके सारे 9 के 9 कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में देखिए। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट्स है ये यूनिवर्सली मेड है, हर जगह इसको इस तरह से अज्यूम करके किया जाता है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज यू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फॉलो दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक, ये यूनिवर्सली मेड है और यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो दीज कॉन्सेप्ट्स एज एन अकाउंटेंट। ठीक, बट जो कन्वेंशंस हैं वो लीगली ऑब्लिगेशन नहीं पैदा करते। ये आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एक बेटर अकाउंटेंट बनेंगे। ठीक, आप उन कन्वेंशंस को फॉलो करके बेटर अकाउंटेंट बन सकते हैं, बट यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू फॉलो अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड हैं। तो वो चैप्टर्स में उसको और इलेबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।